In today's video, we are going to revise the French Revolution and the idea of the nation. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इस चैप्टर की बिगिनिंग में दी हुई पेंटिंग। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में शुरू हो रहा है आपके 9th क्लास चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी को समराइज करते हुए और नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हुए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिवाइज करने जा रहे हैं। उसकी एक बहुत अच्छी समरी दी है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और जो स्टोरी 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में अधूरी रह गई थी वो स्टोरी इसमें कंप्लीट होती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में आने के बाद सिविल कोड कैसे इम्प्लीमेंट किया और उस सिविल कोड के बेनिफिट्स क्या थे और कैसे फ्रांस की प्रोग्रेस हुई या कैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को रूल किया। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डिक्टेटर ही वॉज वेरी पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड बाई पीपल, बट क्योंकि वो डिक्टेटर था तो उसने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको वाटरलू के वॉर को फेस करना पड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका सेकेंड वीडियो। उम्मीद है कि पहले वाला एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का आपको पसंद आया होगा। So for a reminder, students, we are studying history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पेंटिंग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं अपने पहले वीडियो में। ये दूसरा वीडियो है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। So students, before starting this content, I just want to give you a reminder. In 9th standard, you have already studied this whole chapter of French Revolution. ठीक है, इस चैप्टर का इसमें रेफरेंस इस 10th क्लास में इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब 9th में पढ़ा होगा तब भी आपके टीचर्स ने बताया होगा। 9th क्लास में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ाया गया है तब उसमें कुछ स्टोरी लास्ट में पेंडिंग थी। That pending story going to be completed here in 10th standard in this part of this chapter. Okay, so in the beginning paragraphs, the previous chapter of French Revolution is summarized here. All the paragraphs, 2 or 3 paragraphs, will give you a summary of French Revolution. Okay, this is how the French Revolution gave a start to nationalism. ठीक है, जैसे सारी इस नेशनलिस्टिक आइडिया को जन्म देने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। आपने एक फेमस कोट सुना होगा, अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी, जो कि है व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. ये ईयर आपको याद ही होगा डेफिनेटली। बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस ईयर को याद रखना बहुत आसान है। जस्ट रिमेंबर 789, ओके, एंड एड 1, so it will be 1789. French Revolution occurred in 1789 and that was the first clear expression of nationalism. यानी पूरी दुनिया में इस बात की कह सकते हो एक स्टार्टिंग हो गई कि अब मोनार्की को एंड होना पड़ेगा एंड देयर शुड बी अ नेशनलिस्टिक फीलिंग अमंग द पीपल एंड देयर मस्ट बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशन स्टेट्स. France, as you could remember, was a full-fledged territorial state. In 1789, under the rule of an absolute monarch, 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्क रूल करता था फ्रांस को। आपको याद होगा उस रूलर का नाम, उस मोनार्क का नाम, दैट वाज लुइस 16. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. जो भी चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ यानी स्टार्ट हुआ, उसने क्या चीजें लाई? एंड दे ब्रॉट ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. ठीक है, आपने पूरी घटना, पूरी चैप्टर
में देखा होगा कि कैसे मोनार्की के हाथ से पावर निकलकर आम इंसान के पास, आम लोगों के पास जाता है, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लोग अपोज करते हैं, कुछ फेवर करते हैं, बहुत बहुत सारी चीजें उठापटक जिसे कहते हैं फ्रांस में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चलती रहती हैं. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. इस चैप्टर में हमने हिंट देख ली, हमने पावर देखा कि कैसे कॉमन पीपल, आम आदमी, और फ्रांस के कॉमन पीपल के ग्रुप का क्या नाम था? दैट वाज थर्ड एस्टेट. ठीक है, कैसे थर्ड एस्टेट पूरी पॉलिटिकल सिनारियो को बदल देता है. कॉमन पीपल ही, प्रूव हो गया यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि कॉमन पीपल ही है जो नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है और नेशन की डेस्टिनी को शेप कर सकता है. मींस द ग्रेटेस्ट पावर टू रूल, टू गवर्न द कंट्री लाइज इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत से ऐसे एक्टिव लोग थे जिन्होंने बहुत तरीके अपनाए, बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ताकि फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके. एक बहुत अच्छी समरी इस पैराग्राफ में दी है जिसे आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर जरूर करना है. प्लीज अंडरलाइन इट इन योर बुक. हाईलाइटेड द आइडिया ऑफ ला पेट्रिया. ला पेट्रिया क्या होता है? फादरलैंड. मीन्स दे वर सपोज टू ट्रीट देयर बर्थ लैंड, जिस देश में उनका जन्म हुआ है उससे लगाव रखें, इसलिए उसको फादरलैंड की तरह ट्रीट करें. जैसे बच्चों हम इंडिया में भारत माता बोलते हैं, मदरलैंड मानते हैं, ऐसे ही यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने जन्मभूमि को फादरलैंड की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो उस आइडिया को बोलते हैं ला पेट्रिया. फ्रेंच भाषा में उसको बोलते हैं ला पेट्रिया. ले सिटियन. ले सिटियन का मतलब है all those who are living here, they all are citizen of the fatherland. These ideas emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. ठीक है, ये वो बेसिक आइडियाज थे जिससे उम्मीद लोगों की ये थी, जिससे आइडिया क्या जुड़ा था कि सब लोग एक जैसे राइट्स एंजॉय करें और एक कॉन्स्टिट्यूशन को माने और देश को चलाएं. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग. अब आपको याद होगा एक फ्लैग बनाया था फ्रांस के लोगों ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए, ग्रुप आइडेंटिटी के लिए. ट्राई कलर. ठीक है, वो 3 कलर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, ब्लू, व्हाइट एंड रेड. एक फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी राजा के मोनार्की को दर्शाने वाले झंडे को रिप्लेस करके एक नेशनल फ्लैग बनाया गया जो ट्राई कलर था. The Estate General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. ये भी घटना आपको याद होगी. एस्टेट जनरल की मीटिंग जो लुई 16 ने बुलाई थी, वहां पे बहुत केओस हुआ था. थर्ड एस्टेट के पीपल ने पावर अपने हाथ में ले लिया था, नेशनल असेंबली बनाई थी. ठीक है, फिर एक्टिव सिटीजन. अब आपको याद होगा ये एक्टिव सिटीजन क्या था? The people, the men, those who had right to vote were known as active citizens, and the people, especially women, those who were not having right to vote, they were known as passive citizens. If you remember in 9th standard you have studied this. So new hymns were composed. एक बहुत फेमस हाइम आपको याद होगा, मर्सिलेस. ये एक पोयम थी जो लिखी गई थी जिसको बाद में फ्रांस के नेशनल एंथम की तरह डिक्लेयर किया गया. आज भी नेशनल एंथम की तरह डिक्लेयर्ड है. न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कॉमरेडेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन. सब कुछ देश के नाम पर हुआ. नई हाइम्स का लिखा जाना, पोयम लिखे जाना, ओथ्स लेना, मार्टियर्स को सम्मान देना,
ये सारी चीजें इन द नेम ऑफ नेशन होने लगी. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for citizens within its territory. एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जो सेंट्रलाइज था. ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सिटीजन्स के लिए जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में फॉलो किए जाते थे. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. ये जो कह सकते हैं टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज जैसे चीजें थी, पुराने ड्यूज थे लोगों को, दे वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. आपको याद होगा ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स किसने लागू किए थे? हु इम्प्लीमेंटेड दीज वर इम्प्लीमेंटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, सो ये जो चीजें थी जैसे कस्टम ड्यूटीज को रिमूव करना, ड्यूज को अबॉलिश करना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को अडॉप्ट करना, ये वो सारी चीजें थी जिससे कि फ्रांस की इकोनॉमी काफी बेहतर हुई थी. Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. ठीक है, अब भाषा की एकता पर उन्होंने ध्यान दिया. क्या? जो रीजनल कॉमन डायलेक्ट्स थी, डायलेक्ट का मतलब होता है बोलियां. ठीक है, एक होता है लैंग्वेज वर्ड और दूसरा वर्ड होता है डायलेक्ट. लैंग्वेज जो होती है उसकी अपनी ग्रामर होती है. डायलेक्ट्स यानी बोलियां वो होती हैं जिनका जन्म भाषा से होता है यानी लैंग्वेज से होता है. ठीक है, तो फ्रांस में जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, रीजनल डायलेक्ट्स, दे वर डिस्करेज्ड, दे वर नॉट प्रमोटेड अ लॉट. only the French was promoted. Why only the French language was promoted? Because it was spoken and written in Paris, and Paris was the very important city or the area in France that time. So the common language became French. Okay, ये सब चीजें जो उन्होंने अडेप्ट करी हैं, जो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा, लेट्स टेक अ रिमाइंडर अगेन. इनको आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं. द आइडिया ऑफ ला पेट्रिया, ले सिटियन, French flag tricolor. Okay, a state general was elected and renamed the National Assembly. New hymns were composed. आप यहाँ पे लिख सकते हैं मर्सिलिस के बारे में, है ना. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज रिमूव की गई. बच्चों ये पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट्स है ना, ये एक आंसर में, लॉन्ग आंसर में आप यूज कर सकते हैं कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन शेपिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप. This must be the question. Okay, so the answer is given all here. Okay, let's move to the next content. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है. रेवोल्यूशनरीज का, खास करके फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का ये मानना था कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक्चुअली कि उनका मिशन है, जैसे कि उन्होंने फ्रांस को, फ्रेंच नेशन को लिबरेट किया है. फ्रांस की डेस्टिनी थी कि वो लिबरेट हो. वैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे हम लिबरेट हुए वैसे ही पूरे यूरोप के लोगों को डिस्पोटिज्म से लिबरेट होना है. देखो, लिबर वर्ड का मतलब होता है आजादी. लिबर वर्ड लिबर्टी है ना, तो उसका मतलब होता है आजादी, फ्रीडम. डिस्पोटिज्म लाइक डिस्पोटिक रूल, निरंकुश शासन. ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी का मानना था कि जैसे कि फ्रांस ने अपने आप को डिस्पोटिज्म से फ्री किया, ऐसे ही यूरोप के लोगों को भी अधिकार है, उन्हें भी इतना अवेयर होना चाहिए कि उन्हें अपने नेशंस को, या कह सकते हैं जिस भी एरिया में वो रहते हैं, उन्हें लिबर होना चाहिए, लिबरेट होना चाहिए, एंड दे शुड बिकम नेशंस. ठीक है, यानी अब ये किंगडम्स और ये डायनेस्टिक रूल्स को खत्म करें. नाउ दे शुड ट्राई टू बिकम, दे शुड मेक एफर्ट्स टू बिकम नेशंस. होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी. चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं. When the news of the events in France reached the different cities of Europe,
अभी जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, इसकी न्यूज अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटीज में स्प्रेड हो रही थी यूरोप के। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। फिर याद आ गया होगा आपको, 9th का वही चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, कि एक इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, फ्रांस में जितना भी रेवोल्यूशन हुआ, जो भी चेंजेस आए, उसका क्रेडिट किसको जाता है, हमेशा याद रखिएगा, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। ठीक है, यूरोप के जिन जिन हिस्सों में ये फ्रांस की आजादी की, लिबरेट होने की खबर फैलती थी या फैली, तो हर उस जगह पर स्टूडेंट्स थे या एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। अभी जैकोबिन क्लब क्या मतलब, कुछ ऐसे क्लब्स बनने शुरू हुए जो राजा के खिलाफ बगावत करते थे। राजा के खिलाफ बगावत करना ही नहीं सिर्फ, बल्कि लोगों को मोटिवेट करना, दे शुड रिस्पेक्ट द कंसेप्ट ऑफ नेशन instead of respecting this kingdom and dynastic rule. Okay, so Jacobin clubs started setting up their activities and campaigns prepared the way for the French armies. अब यूरोप के अलग अलग शहरों में फ्रांस के पैटर्न पर रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, तो इस वजह से फ्रेंच आर्मीज भी बिल्कुल रेडी थी, विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। शुरुआत कहाँ से हुई, हॉलैंड से। फ्रेंच आर्मीज मूव कर गई कहाँ, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। ठीक है, विद द ब्रेकआउट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स। अब यहाँ पे क्या शुरू हुआ, रेवोल्यूशनरी वॉर्स, यानी ऐसे वॉर जिसमें लोग अपने ही राजा, अपने ही डायनेस्टिक रूलर के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं, जैसे कि फ्रांस में हुआ। लुई 16 से लड़ने वाले कौन थे, खुद ही थर्ड एस्टेट के लोग थे, सेकंड एस्टेट के लोग थे, है ना। तो ये रेवोल्यूशनरी वॉर थी। किस बात का रेवोल्यूशन है, दैट कॉमन पीपल विशिंग टू हैव लिबर्टी फ्रॉम द मोनार्की। Okay, so with the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. So इस तरह से फ्रेंच आर्मीज नेशनलिज्म के आइडिया को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हुए। ये एक मैप दिया हुआ है आपको, जिसमें आप लोकेशंस देख सकते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके बता दूं, अपनी बुक में भी मार्क करके रख सकते हैं अपने माइंड मैपिंग के लिए। देखो, इस चैप्टर में आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर से कनेक्टेड ये बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर आएगा, रशियन एम्पायर आएगा। ठीक है, अभी ये देखो फ्रांस, यहाँ पे आप याद कर सकते हो, ये ग्रेट ब्रिटेन के एरियाज याद कर लो। अभी हम लोग ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को पढ़ेंगे ना, तब आप देखिएगा आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन, ये याद रखना। ठीक है, मैं बोलूंगी तब अपना मैप आप ओपन करोगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, द किंगडम ऑफ टू सिसिली, जब इटली के बारे में पढ़ेंगे तब आप इसको देखना। ठीक है, फिर देखो ये सर्डेनिया, ये याद रखना, सर्डेनिया पेडिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर ये ग्रीस याद रखना, ये ग्रीस का रिवोल्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये याद रखना, इसको देखने देखोगे मैप में तो याद अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। द अनदर पैराग्राफ, within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. ठीक है, हम लोग जिस फ्रेंच आर्मी के आगे बढ़ने के बारे में पढ़ रहे हैं, वो फ्रेंच आर्मी किसकी है, नेपोलियन की। ठीक है, तो जिस तरह से टेरिटरीज के कंट्रोल नेपोलियन के पास हैं, अभी तक फ्रांस में था तो उसने फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए, हम लोगों ने पढ़ा भी है, अभी फिर हम लोग रिवाइज करेंगे इसमें। तो जो जो रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन ने, वो उसने और भी जगह पर इंट्रोड्यूस किए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अच्छा,
सबसे पहले तो पेंसिल लीजिए और इस लाइन को अंडरलाइन करिए जो मैं फिर से पढ़ रही हूँ आपके लिए। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, मैं बता रही हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी कि ये लाइन हमसे कह रही है कि नो डाउट नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया, भाई नेशनल असेंबली का पूरा कंसेप्ट उसने सिरे से खारिज कर दिया, है ना। एक तरह से डिक्टेटर था, या कह सकते हो अपने हाथ में ही सारा पावर रखता था। मगर देखो लिखा है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत सारी ऐसी रेवोल्यूशनरी चीजें उसने इंट्रोड्यूस करी, जिनकी वजह से क्यों करी उसने, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ठीक है, हाँ उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, मगर ऐसी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें उसने इंट्रोड्यूस करी जिससे कि रूल करने का सिस्टम, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का सिस्टम ज्यादा रैशनल हो और ज्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीजें उसने इंट्रोड्यूस करी और उसको कैसे जानते हैं। यहाँ पे आप साइड में लिख के रख लो अपने बुक में, ये या इसे हाईलाइट करके रखो, द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। ठीक है, सिविल कोड यानी कि नेपोलियनिक कोड बोलो या सिविल कोड बोलो, किस ईयर का है, 1804 का। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चीजें इंट्रोड्यूस करी उसको टाइटल क्या दिया गया है, नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड, कोड 1804। अब इसमें क्या क्या था इसको अंडरलाइन करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के बेसिस पर जिसके जिसके जो भी प्रिविलेजेस थे उनको उसने खत्म कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा ना नाइन्थ में, आपने याद होगा आपको कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के कुछ प्रिविलेजेस होते थे, या जो रिच लोग होते थे उनके कुछ प्रिविलेजेस होते थे बाय बर्थ। सो ऑल दोज privileges based on birth were abolished. He established equality before the law and secured the right to property. Here, 3 points are there. First point is all privileges based on birth were abolished. Second is established equality before the law. Third is secured the right to property. Okay. This code was exported to the regions under French control. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions. He abolished the feudal system. अच्छा, ये फ्यूडल सिस्टम कहाँ अबॉलिश किया, जब फ्रांस के बाहर उसने दूसरी जगहों पे रूल किया, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में। ठीक है, इन जगहों के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में उसने कुछ चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी। अब वो सिंप्लीफाइड चीजें क्या थी, जैसे ही अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैन्यूरियल ड्यूज। ये जो जमींदारी सिस्टम था वो खत्म किया, पीजेंट्स को उनके जितने भी लोन्स थे, मैन्यूरियल ड्यूज थे, कर्जे थे, उनसे फ्री कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ठीक है, अभी ये सेकंड पॉइंट इसमें है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, feudal system was abolished. Second point, freed peasants from serfdom and manorial dues. Third point, guild restrictions were removed. Fourth point, he improved transport and communication system. Means during the time of Napoleon's rule, transport and communication system was improved. Peasants, artisans, workers, and new businessmen enjoyed a new freedom. ठीक है, बहुत से ऐसे लोग थे, न्यू फाउंड फ्रीडम, जो जो नई नई फ्रीडम मिली थी, नई फैसिलिटीज मिल रही थी नेपोलियन की वजह से, उसमें बहुत से लोग एंजॉय कर रहे थे। मीन्स दे वर हैप्पी बिकॉज दे वर हैविंग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. Businessmen and small scale producers of goods
in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा था? उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो न्यू यूनिफॉर्म लॉज हैं उनसे बहुत फायदा है। जो स्टैंडर्डाइज वेट्स हैं, मेजर्स हैं, वेट्स मेजर्स का मतलब आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि विद द हेल्प ऑफ डेसिमल सिस्टम, ठीक है। इससे पहले फ्रांस में डेसिमल सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस था, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि हर जगह वजन, कोई भी चीज अगर आप वे करके दे रहे हैं, तौल के दे रहे हैं ना, तो बिना एक प्रॉपर मेजरमेंट यूनिट के आप हर जगह उसका वजन अलग अलग पाएंगे। जैसे आज हमारे पास एक प्रॉपर वेइंग सिस्टम है, प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम है ना, तो सपोज 1 मीटर क्लोथ विल बी डेफिनेटली 1 मीटर क्लोथ एवरीवेयर सेम लेंथ, है ना, और 250 grams will be 250 grams everywhere same weight. But before this decimal system, this weighing and measuring system was very tough. So Napoleon Bonaparte introduced decimal system and gave a standard system of weights and measures that was very beneficial to the businessman and small scale producers. Common national currency, ये सबसे important चीज है। Napoleon only introduced a common national currency in France first of all, ठीक है। उसके बाद जहां जहां भी उसने रूल किया, he introduced the same. उससे बेनिफिट क्या था? एक जैसी करेंसी हर जगह बिल्कुल वैलिड है। बच्चों, अभी हम लोग 10th में ही एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट, है ना। उसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है व्हेन देयर इज अ कॉमन करेंसी, ठीक है। तो नेपोलियन के टाइम में भी एक कॉमन करेंसी आई, जिसकी वजह से क्या सुविधा मिली, क्या फैसिलिटी मिली? मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर बिकेम वेरी इजी, ठीक है। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं, हमें बाजार से कुछ सामान लाना है, शूज खरीदने हैं, वी आर टेकिंग मनी, गोइंग टू द शू शॉप, परचेजिंग द शू, पेइंग देम इन करेंसी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट बार्टर सिस्टम? ये तो बड़ा डिटेल अभी चैप्टर हो जाएगा अगर मैं इस बारे में बात करूंगी तो। चलिए, अच्छा, so simple thing is, with the help of currency, national currency, it became very easy to move and exchange the goods from one region to another. Okay. However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. हाँ, फ्रांस ने अब आसपास के एरिया पर रूल करना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोगों को वो रूल, वो रेवोल्यूशन वो पसंद आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था। सो इट वाज अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Means कुछ जगहों पर जहाँ पे फ्रेंच आर्मीज गई, रिवोल्यूशनरी वॉर्स हुए, है ना, तो उन जगहों पर, जैसे कौन कौन सी जगह थी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड and few cities, they were welcoming the French armies. They were happy. Why? Because उनको लगा कि इन फ्रेंच आर्मीज की वजह से ही शायद हमें आजादी मिलेगी, इस मोनार्कियल सिस्टम से, इस पुराने पैटर्न से हमें आजादी मिल जाएगी। अच्छा ही हुआ ये आर्मी हमारे एरिया में आई। But the initial enthusiasm soon turned to hostility, and it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. हाँ, ऐसा लगा तो लोगों को कि हमें आजादी मिलेगी, मगर धीरे धीरे ये जो इंथ्यूजियाज्म था ये लो हो गया, और उन्हें समझ में आ गया कि पॉलिटिकल फ्रीडम और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ये एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? अल्टीमेटली नेपोलियन बोनापार्ट था तो एक ऐसा रूलर जो कि आर्मी की साइड से रूल करता है, आर्मी के पावर से रूल करता है ना।
तो डिक्टेटर होने के नाते कुछ से तो बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे उसके। इन क्या ड्रॉबैक्स थे, अब यहाँ पे आप अंडरलाइन करके रखो। ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? इंक्रीज्ड टैक्सेशन, सेंसरशिप, आपको पता होगा सेंसरशिप यानी कि बैन लगाना, पाबंदियां लगाना। टैक्स इंक्रीज हो गए थे, सेंसरशिप लगी हुई थी। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। बहुत सी जगहों पर फ्रेंच आर्मीज जबरदस्ती जीतना चाहती थी यूरोप के हिस्से को। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है, देखिए कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ नया भी किया, बहुत कुछ अच्छा भी लाया और बहुत कुछ बुरा भी था। क्यों? अल्टीमेटली नेपोलियन बोनापार्ट इन सब चीजों को स्प्रेड तो कर रहा था, अच्छे चेंजेस को ला रहा था, बट था तो वो एक डिक्टेटर ही। कहीं ना कहीं सप्रेशन है, रिप्रेशन है, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स भी थे जो कि साथ साथ में चल रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी के लिए इतना ठीक है। आप इसे रिवाइज करें, एक बार में इसे क्लियर ना हो तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ।